देखिए, मार्केट की जो सिचुएशन है, ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो हालात बन रहे हैं, इन हालातों में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा इन्वेस्टर्स होगा जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करेगा या अपने पैसे फंसाना पसंद करेगा। क्योंकि इस टाइम पे तो उनको लगेगा कि भाई मैं यहाँ पर पैसे निवेश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जानबूझकर अपने पैसे को मैं फंसा रहा हूँ। तो ऐसा तो कोई भी करना पसंद नहीं करेगा, इवन मैं भी करना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद आज हम दो ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, तो आप निवेश कर सकते हैं। और ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए हैं और दोनों ही फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ये बराबर कह रहा हूँ मैं, और हर कोई लगभग यही कह रहा है कि भाई वैल्यूएशन है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वैल्यूएशन की वजह से गिरावट हो सकती है, और अब भी 5 से 10% तक की गिरावट अगर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा निवेशक है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल या उससे आगे के टाइम पीरियड के लिए अगर यहाँ पर निवेश करें तो मुझे लगता है कि उन्हें अच्छा पैसा बन सकता है। कौन कौन से फंड है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपसे वही रिक्वेस्ट करूँ जो बराबर मैं करता हूँ कि वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दे, और चैनल को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये बहुत ही मेहनतों के बाद सर और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला मामला होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आप तक के प्रेजेंट कर पाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो वही लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि कभी म्यूचुअल फंड के अंदर, चाहे वह एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो या फिर नॉर्मल इन्वेस्टर्स हो, अगर रिस्क को डाइवर्सिफाइड करना है, रिस्क को कम करना है, तो उसके दो ही तरीके हैं। या एक तो पहला ये है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। ये दोनों तरीके ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी एक तरीके को आप अपना लीजिए और आप मार्केट के अंदर रिटर्न्स बना लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड भी रखें, और दूसरी बात लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। देखिए, एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म का जो मैटर होता है ना, इसको बड़ा लोग रट्टा मार कर बोलते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो। ऐसा नहीं कि ये वर्ड बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या इसमें कुछ अच्छी खासियत है जिसकी वजह से ये लोग इस वर्ड को बहुत बार दोहराते हैं। एक्चुअली होता ऐसा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना लंबा समय देते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में के लिए अगर आप इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं तो वहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं रहता है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक इंडेक्स बताता हूँ, निफ्टी मिड कैप 150। निफ्टी मिड कैप 150 आज कितनी तारीख है? आज 23 तारीख है। आज लगभग 22 या 22 तारीख है, समझ रहे हैं। और आज आप जाकर चेक करें पिछले 1 ईयर का कितना रिटर्न्स रहा है, तो इस इंडेक्स ने सिर्फ 4% के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 ईयर में। क्यों 4%? रिटर्न्स तो ज़्यादा था, लेकिन मार्केट के अंदर जो ये भयंकर वाली गिरावट हुई ना 3-4 महीने 6 महीने से, इस गिरावटों ने इंडेक्स के रिटर्न्स को इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि बिल्कुल लूज़ कर दिया है, मतलब एफडी से भी बुरा। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई एफडी के अंदर इससे बढ़िया है कि हम निवेश कर दें। ऐसे अगर इंडेक्स फंड में निवेश किए होते या ऐसा फंड होता जो इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता, तो वहाँ पर आपको 6-7% का रिटर्न्स हो सकता है मिलता मिड कैप कैटेगरी में, ऐसा पॉसिबल है। तो कोई फंड अच्छा भी परफॉर्म कर रहा होता जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा होता, उसके रिटर्न्स ज़्यादा होते। लेकिन कोई फंड ऐसा होता जो अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न्स दिया होता, तो आप सोच कर देखिए वहाँ पर आपके रिटर्न सिर्फ 4-5-6% होते हैं। तो आप क्या कहते हैं वहाँ पर? यही कहते हैं ना कि भाई इससे बढ़िया था कि हम एफडी कर दिए होते, आरडी कर दिए होते, क्योंकि एफडी से बेकार रिटर्न्स तो हमारे को यहाँ पर मिल गया। उसमें भी अगर हम रिडीम अगर कर दें 1 ईयर के बाद भी, तो सोचिए आज आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप कल रिडीम करते हैं तो वहाँ पर एग्जिट लोड भी आपको देना पड़ जाएगा। उसके बाद टैक्स तो नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स तो कैपिटल गेंस के ऊपर लगते हैं। लेकिन ठीक है, ये सारी कहानी हो जाएगी, लेकिन आपका रिटर्न्स तो नहीं बनाना, मेरे कहने का ये मतलब है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप निवेश करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर।
इस बात को याद रखिए। लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ये लक के ऊपर काम करता है। भाई बिल्कुल लक के ऊपर काम करता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए निवेश करते हैं तो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो फिर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड लक के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि एक रियल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है। बात समझ में आ रही है? इतनी सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो चलिए ज़रा फंड के डिटेल्स को ज़रा हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए है भी नहीं। सबसे पहले यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर रेटिंग भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के 4 स्टार की रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बैंक ऑफ इंडिया के अगर एज की बात करें तो 6 साल 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर मोतीलाल ओसवाल के सिर्फ 1 साल 2 महीने हुए हैं। तो मतलब आप ये सोच सकते हैं कि काफ़ी नया फंड है ये। उसके बाद फंड साइज़ देखिए काफ़ी छोटा सा है, 1556 करोड़ का फंड साइज़ देखने को मिलता है बैंक ऑफ इंडिया का, जबकि वहीं पर मोतीलाल का अगर देखें तो 4062 करोड़ का फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। उसके बाद अभी देखें तो पिछले 3-6 महीने से ये माइनस में ही चल रहा है, और अच्छे खासे माइनस में ये सारे फंड्स चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सोचिए कितना रिस्की फंड है, 17% के नेगेटिव रिटर्न्स देकर रखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर देखें तो मोतीलाल ओसवाल 8% का नेगेटिव रिटर्न है पिछले 6 महीने में। पिछले 1 ईयर में सिर्फ 6.81% का रिटर्न्स दिया है। सोच कर देखें, लगभग एफडी की तरह रिटर्न्स है भाई साहब, इतना बुरा रिटर्न्स है। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल का देखिए 1 ईयर का रिटर्न्स तो 18.7% है, 18% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। और पिछले 3 ईयर 5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 1 ईयर 2 मंथ ही हुए हैं इस फंड के। लेकिन वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया के देखें तो पिछले 3 ईयर्स में 19.32% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। पिछले 5 ईयर्स में 29.49% का रिटर्न्स है। उसके बाद रिस्क रेशियोज़ देखें तो यहाँ पर कुछ अवेलेबल है नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन अगर देखें तो 16.61% है, तो ये ज़्यादा है। उसके बाद शार्प रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बहुत ही कम है, 0.82 है सिर्फ। बीटा 1 से नीचे रहना चाहिए, तो ठीक ठाक है, बीटा 1 से नीचे है, लेकिन इतना। अल्फ़ा की अगर बात करें तो 3.41% अल्फ़ा इसका देखने को मिल जाता है। उसके बाद टॉप 3 सेक्टर्स देखें तो कैपिटल गुड्स है बैंक ऑफ इंडिया के केस में, फिनेंस। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल का देखें तो सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है, उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, उसके बाद यहाँ पर सारे होल्डिंग्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद पी देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पर 34 से बराबर है, मतलब बराबर की महंगाई है दोनों फंड के अंदर भाई साहब। तो 0.61 और 0.7 का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक्सपेंस की बात करें तो 0.54 यहाँ पर मिल जाता है बैंक ऑफ इंडिया में। मोतीलाल का देखें तो 0.41% मिल जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रीड कर सकते। देखिए फाइनली फंड के सारे डिटेल्स को आपने देख लिया है। अब देखिए ये मैंने क्यों कहा था शुरू में, वीडियो के शुरू में मैंने क्यों कहा था कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। सबसे पहले अगर आप रेटिंग देखेंगे तो रेटिंग आपको ठीक ठाक नहीं मिलती है, ठीक है। 4 स्टार की रेटिंग, वहाँ पर 3 स्टार 4 स्टार की रेटिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा AUM क्या आ जाता है कि AUM अभी इसका बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। दोनों ही फंड के AUM बहुत ही छोटे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, समझ रहे हैं ना। रिस्की इसलिए भाई, देखिए स्मॉल कैप में भी बहुत सारे तरीके के फंड होते हैं। कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसके AUM बहुत बड़े होते हैं, जैसे आपको बता दूं निपॉन इंडिया का देख लीजिए, बहुत बड़ा AUM है। तो वहाँ पर लोगों को लगता है कि भाई बहुत सारे निवेशक के पैसे हैं और बहुत बड़ा AUM है, तो न लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा। और ऐसा नहीं है कि हम ही निवेश कर रहे हैं, वहाँ पर कम ही लोग निवेश कर रहे हैं और कम ही पैसे लगे हुए हैं, तो इस बात का भी टेंशन नहीं रहता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर रिस्क रेशियोज़ वगैरह देखेंगे तो वो चीज़ भी नहीं मिलती। उसके अलावा अगर परफॉर्म को देखने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ भी नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम तर चीज़ें हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा है कि भाई ये जो फंड है ये बिल्कुल एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, बल्कि आम निवेशक के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ मैं नॉलेज के पर्पज़ से बना रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये फ़ंड लेना ही चाहिए अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो।
हो सकता है कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो, लेकिन ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है जिसमें आपने अपने हिसाब से फ़ंड को सेलेक्ट करके रखा है। आप अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आपने फ़ंड का सिलेक्शन करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको ये फ़ंड लेना ही चाहिए। समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है तो उनके लिए ये बेटर हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, 10 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल के लिए अगर वो निवेश करना चाहे तो अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ले ही लीजिए अगर आप एग्रेसिव है तो। हाँ, ज़रूरत है तो लीजिए, ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए। प्लस एक बात और भी आपको याद रखना चाहिए, देखिए इन दोनों फंड के अंदर आप करने को तो लमसम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा और मेरा एडवाइस तो नहीं लेकिन मेरा ओपिनियन पर्सनल अपना ये है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं ना तो भाई SIP से आप स्टार्ट करिए। समझ रहे हैं ना? और SIP के बारे में बराबर मैं बोल चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि मंथली मैं 10,000 रुपये की SIP कर सकता हूँ तो आप 5,000 रुपये की ही SIP करिए और 5,000 रुपये मंथली तौर पर आप बचा कर रखिए। ये उस टाइम पर आप लमसम कीजिए जब मार्केट के अंदर 1-8% की गिरावट होती है। समझ रहे हैं ना? जैसे कल के डेट में मिड कैप में 1% से ऊपर की गिरावट हो गई है। स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो लगभग 0.5% के करीब, पूरा हाफ तो नहीं लेकिन 0.5% के करीब गिरावट हो गई। तो ऐसे समय के लिए इन पैसों को बचा कर रखिए कि जब भी ऐसा टाइम आया, ऐसा समय आया तो आप वहां पर लमसम कर सके। समझ रहे हैं ना? लेकिन आप स्टार्ट ही लमसम से कर देंगे, एक ही मरतबा पूरा पैसा आप मार्केट के एक ही लेवल, 2 लेवल पे आप झोंक देंगे तो फिर ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, वीडियो और जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही हो तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ पूछना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उस हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर। तो फाइनली वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।